हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी जो क्लास 10th की साइंस की बुक है उसका चैप्टर 4 जो कि कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में है तो वो पढ़ेंगे। सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो इसमें बताता है कि हमने लास्ट चैप्टर में, इसके पहले जो चैप्टर था उसमें हमारे इम्पोर्टेंस के, हमारे डेली लाइफ के इम्पोर्टेंस से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स को हमने पढ़ा था। और अब इस चैप्टर में हम कुछ और इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वो कंपाउंड पहले चैप्टर में जो कंपाउंड थे वो हो सकता कि उसमें कार्बन हो या ना भी हो, बट यहाँ पे मेनली जो कंपाउंड्स और उसकी प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे वो मेनली दे विल बी द कंपाउंड्स ऑफ द कार्बन होगी। और फिर हम कार्बन का जो कार्बन एलिमेंट होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंटल फॉर्म में जो कार्बन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो कार्बन होता है उसका एलिमेंटल और कंबाइंड फॉर्म मतलब कि कंपाउंड के फॉर्म में जो चीज़ कंपाउंड के फॉर्म में, और एलिमेंटल मतलब कि केवल फ्री स्टेट में जो कार्बन मिलता है उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है दोनों का, मतलब एक कंबाइंड स्टेट में और एक एलिमेंटल फॉर्म में उनका जो सिग्निफिकेंस होता है उसको भी इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि एक एक्टिविटी 4.1। सो इसमें बोल रहा है कि हमें 10 चीज़ों को लिस्ट डाउन करना है। आई विल चेंज द कलर ऑफ दिस पेन। ओके, यस, ओके। सो इसमें बोल रहा है कि हमें 10 चीज़ों को लिस्ट डाउन करना है जो कि हमने मॉर्निंग से कंज्यूम किया है। और जो क्लास में मतलब लिस्ट बनाएंगे, इसको कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के मतलब आपके जो क्लासमेट हैं उन्होंने भी कुछ यूज किया होगा, आपने भी कुछ चीज़ों यूज किया होगा, तो उसके बेसिस पे आप एक लिस्ट बनाओ, ऐसा बोल रहा है। और बाद में उस लिस्ट से लिस्ट से में जितने भी मतलब आपने जो भी चीज़ें यूज किया है उसको इन 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करो, राइट। तो if there are items which are made of the more than one material, put them into the both the relevant column, है ना। तो कुछ मटेरियल हो सकता है जिसमें मेटल भी हो ग्लास भी हो, तो उसको मतलब दोनों चीज़ों में डाल सकते हो, राइट। तो आपने मेटल्स की कौन सी चीज़ें यूज किया है मॉर्निंग से, वो ग्लास या मिट्टी का जो चीज़ यूज किया है वो, और कोई चीज़ हो जो ग्लास मिट्टी और मेटल के अलावा भी किसी चीज़ से बना हो, तो ये 3 कैटेगरीज में सारी चीज़ों को लिस्ट डाउन करने को बोल रहा है। तो आप देखेंगे तो सुबह में मतलब सब बोतल ले जाते हैं, बोतल होगा, पानी पिएंगे, ग्लास हो जाएगा, और स्पून हो गया, प्लेट हो गया, टिफ़िन हो गया, ये सब मेटल से बनते हैं। फिर जो ग्लास का मान लो बोतल है किसी के पास, या ग्लास का बोतल हो सकता है या प्लेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो ग्लास उसमें भी आ जाएगा। मिट्टी का भी चीज़ें हो सकती हैं। फिर हमने नाश्ता किया होगा, वो फूड्स आ जाता है, बुक्स रखा होगा, पेन है हमारे पास, क्लॉथ है, तो ये सारी चीज़ें आपने हो सकता है क्लास जाने से पहले मॉर्निंग में यूज किया, तो उसके बेसिस पे मैंने जस्ट कुछ चीज़ों को यहाँ पे लिखा है। तो ये चीज़ हो गई। तो जब आप इन आइटम्स पे देखोगे तो इसमें वही बोल रहा है कि लास्ट कॉलम है जो ऊपर के टेबल का, वो योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड ऑफ द कंपाउंड ऑफ द कार्बन। तो जो लास्ट टेबल में ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ये सब कार्बन के ही मिल बने होते हैं, राइट। कपड़े में जो मतलब सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह होते हैं, सब फाइबर्स वगैरह वो कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो क्या हम ऐसा कोई मेथड है जिसके थ्रू ये टेस्ट कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कार्बन से बनी है, एंड व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न। तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन है, उस कंपाउंड को अगर हम बर्न करते हैं तो उसका क्या प्रोडक्ट होगा, वो चीज़ क्या हमें होगा, वो पूछ रहा है। तो अगर कोई ऐसा टेस्ट हो जो कि ये कंफर्म करता हो कि बर्न करने पर जो प्रोडक्ट बना है तो उस प्रोडक्ट में मतलब उस कंपाउंड में कार्बन था कि नहीं था, क्या कोई ऐसा टेस्ट है जो कि इसको कंफर्म कर सकता, तो ये सारे क्वेश्चन पूछ रहा है उस एक्टिविटी के बेसिस पे। तो आगे इसमें वही बोल रहा है कि फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स एंड मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन द वर्सटाइल एलिमेंट ऑफ द कार्बन। तो
जितने की जितनी चीज़ें हैं, सारे कपड़े, खाने और जो भी मेडिसिन, बुक्स, जो भी मेडिसिन्स होती हैं, बुक्स होती हैं, ये सब कार्बन से ही मिलकर बनी होती हैं। वही ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है। तो जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सब कार्बन के बेसिस पे ही होते हैं। तो हम भी क्या है कि हम भी जो मतलब हमारी जो बॉडी है वो भी कार्बन से मिलकर ही बनी है। अदर एलिमेंट्स भी हैं बट कार्बन इज ऑल्सो देयर। ओके, सो the amount of carbon present in the earth crust and in the atmosphere is quite major। तो अर्थ का जैसे अर्थ है, तो अर्थ के हमने बताया था कि मतलब किसी एक वीडियो में भी किया था कि अर्थ के 3 पार्ट होते हैं। सबसे जो ऊपरी लेयर होता है वो क्रस्ट होता है, फिर एक मेंटल होता है, फिर एक कोर होता है, राइट। सबसे नीचे का जो कोर होता है, बीच का लेयर मेंटल होता है और सबसे बाहरी लेयर जो होता है वो क्रस्ट होता है, पतली लेयर, राइट। तो अर्थ के क्रस्ट में 0.02% का कार्बन होता है, वो ऐसा बता रहा है। और हमारे जो एटमॉस्फेयर और अर्थ के क्रस्ट में जो कार्बन है वो बहुत ही क्वाइट मेजर, मतलब बहुत ही कम मात्रा में है, बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो जो भी मिनरल्स होते हैं, जैसा कि मिनरल्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि जो कार्बोनेट्स मतलब ये कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और कोल और पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स में मतलब कार्बोनेट भी आ गए, हाइड्रोजन कार्बोनेट या कोल या पेट्रोलियम, ये सब मिनरल्स होते हैं, राइट। जिससे कि हम अलग अलग मेटल्स या बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकालते हैं। तो और वगैरह में हमने पढ़ा था, राइट। तो उसमें जो कार्बन होता है वो मैक्सिमम 0.02% का ही होता है। तो अर्थ के जो क्रस्ट में इतने का हो गया। फिर एटमॉस्फेयर में केवल 0.03% का कार्बन है ना। और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है अर्थ में। तो मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर, तो एक हो गया कि अर्थ के बाहर, और इधर का अर्थ को जो सराउंड करने वाला जो एटमॉस्फेयर है ये है ना, इस एटमॉस्फेयर में भी क्या कहते हैं, CO2 के फॉर्म में कार्बन है। तो वो 0.03% है। तो मान लो अगर 100 kg अगर मानते हैं या 100 लीटर कार्बन, तो 100 kg में से अगर आप बोलोगे 20 ग्राम ही केवल क्या कहते हैं आपका अर्थ के क्रस्ट में है, और 30 ग्राम जो है वो आपका इसमें है, एटमॉस्फेयर में है ना। ऐसा हो गया, चूँकि ये ग्राम में है तो इसको तो 0.02 100 में से इतना हो गया, 100 kg में से 0.02%, तो 20 ग्राम। ओके, यस, 2 ग्राम अगर ले 2%, 2 का डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.02, यस सही है। ओके, सो 20 ग्राम, हाँ, तो 20 ग्राम और 30 ग्राम ही 100 kg में से इतना ही है। तो इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन द नेचर, तो नेचर में आप देखो तो केवल 50 ग्राम ही कंपाउंड हमारे अर्थ के आसपास है, और अर्थ में दोनों को मिलाकर केवल 100 में से केवल 50 ग्राम ही, 100 किलो कार्बन में से केवल 50 ग्राम, मतलब बहुत कम है, समझ लो ना कि 1 किलो भी नहीं है ना। 100 ग्राम मिला करके कितना होता है, 100 ग्राम मिला करके मतलब 1000 ग्राम मिला करके आपका 1 kg होता है। तो आप सोच लो कि कितना मतलब कम अमाउंट में कार्बन हमारे नेचर में अवेलेबल है। उसके बावजूद भी जो कार्बन का इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में वो बहुत ही इमेंस है, बहुत ही ज़्यादा है। सो इस चैप्टर में हम कार्बन की जो प्रॉपर्टीज होती है और कार्बन की मतलब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाती है हमारे लिए, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, राइट। तो ये चीज़ ये हो गया। ओके, सो आगे थोड़ा और इसका थिकनेस बढ़ा लेते हैं। इट इज ओके, ओके फाइन। फिर हम दूसरा टॉपिक आ रहा है कि बॉन्डिंग इन द कार्बन, द कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन जो एलिमेंट फॉर्म में होता है तो उसमें कैसे बॉन्डिंग होती है उस चीज़ को इस टॉपिक के अंदर में पढ़ेंगे। तो कार्बन जो होता है वो जनरली कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, राइट। तो एक बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड, जिसमें आयंस होते हैं जैसे Na+ और Cl-। तो केटायन और एनायन जो बॉन्ड बनाते हैं उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, राइट। और जो उसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। बट कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है, वो उसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सो हमने पहले चैप्टर में आयोनिक कंपाउंड जो थी, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, और हमने ये भी देखा था कि आयोनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है और उनकी जो
इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है इन द सॉल्यूशन, राइट। और मतलब हाई, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है, और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन के फॉर्म में जब वो कंपाउंड जाते हैं तो वो अपने केटायन और एनायन में क्या बोलते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दीज आयंस ओनली द इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टेड फ्लोइंग इन द सॉल्यूशन फॉर्म। और मोल्टेन स्टेट में जब जाएंगे तब भी उस केस में भी उनके एनायन और केटायन अलग अलग हो जाते हैं, और उस केस में भी इलेक्ट्रिसिटी उससे कंडक्ट होती है ना। और हमने ये भी देखा था कि नेचर ऑफ द बॉन्डिंग भी ऑल्सो सादा, मतलब कैसे आयनिक कंपाउंड में किस नेचर की बॉन्डिंग होती थी। तो हमने बताया कि आयनिक बॉन्ड उसमें बनता था जिसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से बनता था, राइट। और उसी आयोनिक बॉन्ड की वजह से ही इनकी जो हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिकॉज ऑफ दिस नेचर ऑफ द बॉन्डिंग ही बहुत ज़्यादा होता है, राइट। वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं कि इस आयोनिक कंपाउंड में उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके जो बॉन्डिंग्स होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, राइट। Na+ का आयन और ये क्लोरीन का जो आयन होता है ये बहुत ही इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेज होते हैं उसके थ्रू बहुत ही मतलब स्ट्रांग फोर्स के थ्रू एक दूसरे के पास में मतलब बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से जो होते हैं, राइट। बट तो उसी की वजह से ही उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बॉन्ड को, आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्पेंड करना पड़ता है। ओके, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे वही आगे बोला है कि लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द सम कार्बन कंपाउंड। तो कुछ कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। तो मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई कि वो जितने कार्बन के भी जितने कंपाउंड होते हैं वो पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इजीली से नहीं मतलब पास होती है। सो हमने चैप्टर 2 में ये पढ़ा भी है। फिर फ्रॉम द डेटा गिवन इन द टेबल 4.1, तो एक टेबल 4.1 है, इसमें डेटा दिया है द बॉइलिंग एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड। तो वो बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड दिए गए हैं और उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स दिए गए हैं केल्विन में। तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड में निकालने के लिए 273.15 आप माइनस कर दो तो यहाँ से डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, राइट। तो केल्विन में से 273 माइनस कर दोगे तो आपका डिग्री सेंटीग्रेड में ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। सो टेबल 4.1 में ये दिया गया है, ऐसा बता रहा है। तो बी फाइंड दैट दीज कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स एज कम्पेयर टू द आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड जो था वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे 3000 है ना, 2400 इस ऑर्डर के मतलब थाउजेंड्स के ऑर्डर के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थे आयोनिक कंपाउंड के केस में। तो आप सोचो कि उसका जो ये मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के थ्रू जो बॉन्डिंग हुई थी, बॉन्ड कितने मजबूत थे, राइट, कितने स्ट्रांग बॉन्ड थे। क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन के कंपाउंड हैं सबका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ही मतलब थोड़ा कम ऑर्डर का है। तो आप जैसे इसको देखोगे तो 270 और 290, तो इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा। तो इसको अगर देखोगे तो 7 3 13 13 डिग्री, राइट, 13 डिग्री सेंटीग्रेड का मेल्टिंग पॉइंट है। तो अगर 13 डिग्री से नीचे जाएगा टेम्परेचर तो ये एसिटिक एसिड जो है वो फ्रीज हो जाता है, राइट, वो सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। तो आप सोच लो कितना ज़्यादा कम है, राइट। तो हम वही चीज़ यहाँ पे वो बताया है। तो आयनिक कंपाउंड के कंपेयर में इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। वी कंक्लूड दैट द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल आर नॉट वेरी स्ट्रांग। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्सेज होता है, दो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर नॉट एज स्ट्रांग एज द देवर इन द केस ऑफ द आयनिक कंपाउंड। ओके, सो वही यहाँ पे बता रहा है। तो ये these compounds are largely non-conductor of the electricity. We can conclude that bonding in these compound does not give rise to any ions. तो bonding चूँकि जो इसके कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं, राइट। नॉन कंडक्टर अभी हमने ऊपर पढ़ा पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो यहाँ से आ जाता है कि
इसमें जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग की वजह से कोई आयंस नहीं बनते हैं। बॉन्डिंग कार्बन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग की वजह से कोई आयंस नहीं बने। जबकि आयनिक कंपाउंड में जैसे NaCl ले लोगे तो Na+ और Cl-, ये दो आयंस बनते थे बॉन्डिंग होने पर। वैसे CaCl2 ले लोगे तो यहाँ पे Ca++ और Cl-, ऐसे आयंस बनते थे। आयंस के बीच में अट्रैक्शन होता था। बट जब कार्बन के कंपाउंड बनते हैं तो उसमें किसी भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। वही चीज़ बता रहा है। क्योंकि ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, या पुअर कंडक्टर होते हैं, तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है उससे किसी आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता। जबकि आयोनिक कंपाउंड के केस में जब भी बॉन्डिंग होती थी तो उस केस में आयंस का फॉर्मेशन होता था। तो वही यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। ओके, और यहाँ से ये कंक्लूड हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाले टेबल से कि इनके जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितना कि आयनिक कंपाउंड में होते हैं। फिर बोल रहा है कि क्लास 9th में हमने कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द वेरियस एलिमेंट एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज़ें हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जो बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे ही उसकी किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग, मतलब वो दूसरे एलिमेंट के साथ मतलब किस तरीके से कंबाइन करेगा, हाउ फ्रीक्वेंटली, या हाउ मतलब कितना ज़्यादा जल्दी से वो कंबाइन करने की उसकी कैपेसिटी है। और मतलब रेट ऑफ द कंबाइन होने का रेट जो है, और या उसकी जो टेंडेंसी होती है कंबाइन होने की, वो उस पे सब पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंड करती है। और वही चीज़ यहाँ पे वो बता रहा है कि जो अभी जैसे ये है और ये न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रहते थे अलग अलग सेल में, राइट, KLMN सेल में। तो जो लास्ट वाला जो सेल होता है उसी को हम बैलेंस सेल बोलते हैं, और जो लास्ट वाले बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने की कैपेसिटी को डिसाइड करते हैं, राइट। सो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का वो देखते हैं, वही यहाँ पे बता रहा है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का वो 6 है। तो व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल्स ऑफ द कार्बन। तो 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,4 आ जाएगा। तो पहले सेल में 2 एलिमेंट, मतलब K में 2 एलिमेंट जाएगा, और जो L वाली सेल है वहाँ पे 4 एलिमेंट जाएगा, राइट। तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कार्बन एंड, तो लास्ट वाली जो सेल है वो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यही हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ कार्बन। ओके, तो ये हो गया। We know that the reactivity of the element is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell। तो किसी भी एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी टेबल भी हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा भी था, राइट। सो मतलब पहले की किसी वीडियो में जो रिएक्टिविटी का सीरीज होता है वो हमने याद करने के लिए सेंटेंस भी बनाया था, राइट। सो वो सब चीज़ें वहाँ पे थी कि अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग रिएक्टिविटी की टेंडेंसी होती है। सो जो उनकी रिएक्टिविटी की टेंडेंसी होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जो उनका जो आउटर सेल मतलब होता है उसकी मतलब कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए, उसकी जो जितनी टेंडेंसी होगी वो रिएक्टिविटी से रिलेटेड होती है, राइट। सो ये हो गया। एंड अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी कोई गैस होती है तो इसमें क्या होता है, मतलब कोई भी एलिमेंट है तो वो अपना जो बैलेंस सेल होता है या आउटर सेल होता है उसके जो होता है उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने की टेंडेंसी होती है, राइट। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि अगर K सेल है तो उसके लिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन है K सेल में तो वो फुल माना जाएगा कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। बट K के अलावा जितनी भी सेल है सब में 8 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो मतलब वो अपने ऑक्टेट को अचीव कर लेता है, और ऑक्टेट को जब अचीव कर लेता है तो वो उसकी रिएक्टिविटी कम मतलब रहती ही नहीं, वो रिएक्टिव होता ही नहीं। तो हर एलिमेंट अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ही दूसरे एलिमेंट से मतलब इंटरेक्ट करता है, उससे कंबाइन होता है। तो एलिमेंट फॉर्मिंग द आयनिक कंपाउंड अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो आयनिक कंपाउंड में हमने क्या था कि जो ऑक्टेट होता था वो कंप्लीट होता था, या तो कोई एलिमेंट
इलेक्ट्रॉन को गेन करता था या तो कोई लूज कर देता था। जैसे इन द केस ऑफ Na प्लस और Cl माइनस, तो Na में अगर 11 होता था तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता था, राइट। तो जो एक इलेक्ट्रॉन था ये इसको लूज कर देता था, तो आउटर सेल में 80 इलेक्ट्रॉन बचते थे। तो उससे क्या होता था, उससे उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाता था, तो उसकी रिएक्टिविटी नहीं रह जाती थी, राइट। तो वो हो जाता। और जब Cl माइनस होता था तो Cl का 17 होता था, तो 17 का क्या हो जाएगा 2, 8 और 7। तो इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर से ये गेन कर लेता था तो होने के बाद ये 8 हो जाता था, तो इससे भी इसको भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब कंप्लीट हो जाता था। तो ये भी रिएक्टिव नहीं मतलब इसकी रिएक्टिविटी भी फिर ख़त्म हो जाती थी इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि जो आयनिक कंपाउंड होते थे उसमें या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके या तो लूज करके आउटर मोस्ट सेल के जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता था वो अचीव होता था। बट कार्बन के केस में क्या है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो ये इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए इसको ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं या तो इसको लूज कर दे या तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले यहाँ से, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा, राइट। सो इफ इट वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन इट कुड गेन, तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या तो लूज कर ले। वो दो केस में क्या क्या होता है वही समझाया रहा। तो अगर वो बता रहा है कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर से ले लेता है, तो अगर ले लेता है तो कार्बन 4 एनायन बनेगा, राइट। बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद द 6 प्रोटॉन। तो अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन भी होंगे। तो 6 प्रोटॉन है तो वही वो बोला है कि फॉर न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन। तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए, राइट। 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 6 ही प्रोटॉन हो जाएंगे। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, राइट, वो होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो 4 मतलब 6 प्रोटॉन जो है इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन में से 6 को तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा, 6 को तो मतलब एडजस्ट कर लेगा, बट जो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको वो होल्ड ही नहीं कर पाएगा। तो एनायन के केस में अगर एनायन का फॉर्मेशन होता है तो ये एक डिफ़िकल्टी होगी, वो बता रहा है, राइट। और अगर मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके कार्बन 4 केटायन बना देता है, तो जब केटायन का फॉर्मेशन बनेगा तो इसके लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं निकल करके कार्बन का केटायन बनाए, राइट। तो जब केटायन बनेगा तो उसमें क्या होगा, 6 प्रोटॉन तो रहेंगे इन इट्स न्यूक्लियर होल्डिंग, तो 6 प्रोटॉन और अगर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, राइट। तो 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का भी कॉम्बिनेशन नहीं एडजस्ट हो पाएगा, राइट। क्योंकि ये 6 प्रोटॉन है तो 6 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और 2 निगेटिव चार्ज, तो 6 में से 2 तो मान लो तो 4 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो वो भी 4 जो 6 प्रोटॉन है वो जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो ये भी क्या कहते हैं अपना, इसलिए केटायन का भी फॉर्मेशन होना डिफ़िकल्ट होता है कार्बन के केस में। तो कार्बन का ये जो दोनों प्रॉब्लम है, तो या ना तो ये मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बना सकता है और ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके कार्बन 4 माइनस एनायन बना सकता है, राइट। तो ये केस को ओवरकम होता है, वो कैसे करता है कार्बन, ये अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देता है, राइट। तो इसके जो बैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन है ये किसी दूसरे एलिमेंट से मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके अपना भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। शेयरिंग मतलब कि अगर कोई चीज़ शेयरिंग में है तो ये मान लो ए और बी के बीच में कोई चीज़ शेयरिंग में है तो मतलब ये इस पे इसका भी अधिकार है, इसका भी अधिकार है, मतलब तो ये इलेक्ट्रॉन इसका भी पार्ट है, ए का भी और बी का भी पार्ट है, तो शेयरिंग का मतलब वो हो गया। सो शेयरिंग इट बैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द अदर एटम्स ऑफ द कार्बन। तो कार्बन के एटम्स या दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ अपने जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको शेयरिंग करता है। वो कैसे करता है उसको और अच्छे से हम नीचे समझ लेंगे, ओके। सो नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट फॉर्म द मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। तो ये तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी हो गई, कार्बन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे
एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने ऑक्टेट या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं वैलेंस सेल में। सो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आउटर मोस्ट सेल को बिलोंग करते हैं एंड both the atoms and lead to both atom attaining the noble gas configuration। तो वही बताया कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से दोनों एटम्स का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों एटम्स के आउटर मोस्ट सेल्स को बिलोंग करते हैं, वही यहाँ पे बता रहा है। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो ये इसके भी एक के भी आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा और बी के भी आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा, और उस तरीके से दोनों का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा, है ना। उसको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से नीचे अभी हम समझ लेंगे। बट इसमें आगे ये बोला बिफोर गोइंग टू द कंपाउंड ऑफ द कार्बन लेट अस लुक एट सम सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कुछ एग्जांपल हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके कैसे कंपाउंड बनते हैं उसका कुछ एग्जांपल देखते हैं, तो वो इसमें बता रहा है। तो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस का जो फॉर्मेशन होता है वो भी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ही बनता है, उसमें इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करके नहीं बनता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो H के आउटर मोस्ट सेल में, मतलब ये उसका न्यूक्लियस हो गया, और आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। हेंस द हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के सेल। तो पहला सेल के सेल होता है, तो के सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ। इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द के सेल। तो के सेल के लिए ऑक्टेट जो कंप्लीट होता है, या के सेल के जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चैप्टर में हमने ये पढ़ा भी है और मतलब हमें पता भी है, ओके। सो के सेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उसका उस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा, वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, वो दैट मतलब एलिमेंट विल नॉट रिमेन द रिएक्टिव एनी मोर। सो वही बता रहा है कि ये हो गया। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन H2। तो ये एक हाइड्रोजन का एटम हुआ, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन हुआ, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, राइट। ये इसका न्यूक्लियस हो गया। दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये हुआ, और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया, राइट। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, तब इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, तो दोनों का क्या कहते हैं, अगर दोनों एक एक मिल जाए तो उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाएगा। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो इस तरीके से शेयर कर लेते हैं। तो ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए। तब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आप देखोगे तो इस आइटम्स के भी पार्ट हैं और इस आइटम्स के भी, मतलब दोनों हाइड्रोजन आइटम्स के ही पार्ट हैं वो दोनों मॉलिक्यूल, राइट। तो उस तरीके से शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स का से मतलब ये बॉन्डिंग होती है। सो अगर आप देखोगे फिर आगे इसमें समझाएगा दिस अलाउज ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। तो नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना होता है। तो नियरेस्ट नोबल गैस जो है यह हीलियम है, राइट। तो यहाँ पे था एक इलेक्ट्रॉन, तो नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम है। हीलियम फिर उसके बाद नियॉन आता है, इस तरीके से आर्गन आता है, इस तरीके से होता है, ओके। सो ये हो गया व्हिच हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन द के सेल। तो जो नियरेस्ट नोबल गैस है, तो जैसे हीलियम होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। तो उसके जो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन से इसका जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अचीव हो जाता है। हीलियम रिएक्टिव नहीं होता है। तो हाइड्रोजन के केस में जब ऐसा होगा, तो अगर वो इसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो हीलियम नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, ओके। सो व्हिच हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन द के सेल, वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग द डॉट एंड क्रॉस, है ना। डॉट एंड क्रॉस के थ्रू इसको डिपिक्ट कर सकते हैं। तो या तो डॉट से इलेक्ट्रॉन को डिनोट करो या तो क्रॉस से डिनोट करो, है ना। तो डॉट एंड क्रॉस से हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं। तो जैसे ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, क्रॉस से एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब दोनों एटम्स जब पास में आएंगे तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देंगे। तब देखो ये जो हाइड्रोजन का एक एटम था उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये वाले एटम्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ओके। सो द शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन
इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट ए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ से जो बॉन्डिंग होती है, पहले के जो बॉन्ड आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड बनता था उसको आयनिक बॉन्ड बोलते थे, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो मतलब सिंगल, है ना। यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड लिखा है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेगा तो सिंगल, 2 इलेक्ट्रॉन करेगा डबल, 3 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होता है तो ट्रिपल, और जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। बट इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने से जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा है। ओके, ये हो गया। फिर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई ए लाइन बिटवीन द टू एटम्स एज शोन इन द फिगर 4.2। तो फिगर 4.2 में ये जो सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसको हम एक लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो लाइन है ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में। ओके, सो ये बता रहा है। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आप बोल रहे हैं, आगे इसमें बोल रहा है कि the atomic number of the chlorine is 17. What would be the electronic configuration and its valency? Chlorine form a diatomic molecule Cl2. Can you draw the electron dot structure? तो हमें क्लोरीन का डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है इस मॉलिक्यूल के लिए। नोट दैट ओनली द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी डिपिक्टेड। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें बाकी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दिखाते और सेल को, केवल जो आउटर मोस्ट या बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को दिखाते हैं, राइट। तो अभी हम क्लोरीन का ड्रॉ करते हैं। तो क्लोरीन का कहाँ पे जगह है वहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। तो क्लोरीन का एक आइटम ये लिया। तो क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, राइट। तो 17 होता है तो 2, 8 और 7 ये हो गया। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन ये हो गए एक क्लोरीन आइटम में, और दूसरा क्लोरीन आइटम उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो ये हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, उसको भी एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों क्लोरीन आइटम यहाँ पे आएंगे और इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके सेपरेटली ही रहेंगे, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन सेपरेटली रहेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर लेंगे, दोनों क्लोरीन आइटम। तो इस तरीके से Cl.Cl एक दो क्लोरीन आइटम के बीच में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया। ओके, फिर अब ऑक्सीजन का केस ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में। वो डबल बॉन्ड किस लिए बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम्स का जो होता है, जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8 होता है। तो इसका 2 and 6 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन दिखाया है। अभी दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या इलेक्ट्रॉनिक या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। तो 4 तो सेपरेट ही रहेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हर एक ऑक्सीजन एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं तो उससे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड दोनों एटम्स के बीच में बनता है, वही यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद H2O का बोल रहा है कि H2O का भी आप ड्रॉ करो। तो H2O का कैसे फॉर्मेशन होता है वो चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो H2O का चलो यहीं पे देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का 6 है, राइट, 4, 5, 6। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन H2O जो वाटर होता है उसका ये होता है ना, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ये 1 ऑक्सीजन हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गया। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब इसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है इस तरीके से, तो ऐसे होता है। ओके, तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, और ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी हीलियम के जो इक्विवेलेंट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन था वो अचीव हो गया, और इसका भी ऑक्टेट मतलब कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से H2O का फॉर्मेशन होता है। ओके,
सो ओके, सो ये हो गया। सो ये हो गया। फिर आगे इसमें ये बोल रहा है, तो हाँ, तो आगे डबल बॉन्ड का हो गया। फिर हमने वाटर मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है वो अभी हमने पढ़ लिया। डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो H2O में सिंगल सिंगल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है, तो ये सही है, सिंगल बॉन्ड। अब नाइट्रोजन का केस लेते हैं, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। तो नाइट्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,5 आएगा। तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो N2 गैस का फॉर्मेशन होता है उसमें ये दोनों दो नाइट्रोजन एटम्स जो होते हैं 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर किया, मतलब 3-3 इलेक्ट्रॉन का जब शेयर हो गया तो 5 पहले से ही थे, 3 इसके वाले भी आ गए तो इसका 8 कंप्लीट हो गया, इसके भी 5 थे तो 3 इसके वाले आ गए तो इसका भी 8 कंप्लीट हो गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन का अगर यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है तो उससे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये दिखाया गया। तो वही यहाँ पे बताया है कि ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स फॉर्म, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द N2 एंड दिस ट्रिपल बॉन्ड इज डिपिक्टेड इन दिस फिगर, वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया, तो वही मैंने वहाँ पे समझाया। सो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया ए मॉलिक्यूल ऑफ द अमोनिया हैज़ द फार्मूला ऑफ NH3, तो NH3 का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। फॉर दिस मॉलिक्यूल शोइंग ऑल द 4 एटम्स अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, विल दिस मॉलिक्यूल हैव सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो NH3 में देखते हैं, तो NH3 में N ये ले लिया, तो N में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 हैं, तो यहाँ पे 5 ले लिया। ओके, सो ये 5 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इधर हो गया, ये ले लिया, दूसरा हाइड्रोजन इधर ले लिया, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन इधर ले लिया। तो इसको नाइट्रोजन को कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये इसको भी मतलब नाइट्रोजन को 3 चाहिए, तो तीनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो इसको 8 मिल जाएंगे। और हाइड्रोजन को 1 चाहिए, तो वो नाइट्रोजन से एक एक बॉन्ड ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन वो भी शेयर कर लेगा, तो हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब एक एक इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग हो रहा है तीनों हाइड्रोजन एटम के साथ, तो यहाँ से हमारा N H H और H, राइट, ये N है। तो इस तरीके से केवल सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा NH3 में, राइट। तो सिंगल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएंगे ही नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड की शेयरिंग की ज़रूरत नहीं होती। डबल बॉन्ड शेयर करेगा तो हाइड्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 3 तो चाहिए नहीं उसको, तो 2 ही चाहिए उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। ओके, सो ये हो गया। फिर आगे बोलता है कि लेटस नाउ टेक ए लुक एट द मीथेन, तो मीथेन व्हिच इज अ कंपाउंड ऑफ द कार्बन, तो कार्बन का एक कंपाउंड है मीथेन, जिसका कि फॉर्मूला होता है CH4। तो मीथेन is widely used as the fuel and as a major component of the biogas and compressed natural gas। तो जो हमारी CNG की गैस होती है, जो कि ऑटो या बहुत सारी गाड़ियों में एज अ फ्यूल यूज होता है, तो CNG में, बायोगैस में इसका मेजर कंपोनेंट जो होता है वो मीथेन ही होता है। एंड ये कार्बन का एक सिंपलेस्ट कंपाउंड है, तो कार्बन का जो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड होता है वो मीथेन होता है। ओके, सो तो ये मीथेन हो गया। एंड फॉर्म बाय द कार्बन सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म बाय द कार्बन, मीथेन है द फार्मूला, तो मीथेन का फार्मूला CH4 होता है, जो कि ऊपर मैंने बताया। तो हाइड्रोजन एज यू नो हैज ए वैलेंसी ऑफ द 1, कार्बन इज द टेट्रा वैलेंट बिकॉज इट हैज अ 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो एक वैलेंसी हुई, तो मोनो वैलेंसी, बाई वैलेंसी, ट्राई वैलेंसी एंड टेट्रा वैलेंसी। तो मतलब 1 हुआ तो मोनो, और 2 हुआ तो बाई, और 3 हुआ तो ट्राई वैलेंसी, और 4 अगर इलेक्ट्रॉन है तो टेट्रा वैलेंसी, राइट, टेट्रा वैलेंसी। तो कार्बन में हमने पढ़ा ना कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस सेल में होते हैं, तो वो टेट्रा वैलेंट हुआ। और हाइड्रोजन में 1 होता है, तो उसकी वैलेंसी में मतलब 1 है। सो इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन ऑर्डर टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन शेयर दीज इलेक्ट्रॉन विद द 4 एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन एज शोन इन द फिगर 4.5। तो देखते हैं फिगर 4.5 में, राइट। सो सच बॉन्ड which are formed by the sharing of the electron pair between the two atoms are known as the covalent bond। तो पहले हम मीथेन का देख ही लेते हैं इलेक्ट्रॉन। तो मीथेन देखेंगे तो ये मिले मीथेन हो गया CH4। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए,
है ना। अब हर एक हाइड्रोजन, जो 4 हाइड्रोजन है उसके भी पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, उसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन था। ये अब हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक कार्बन का एलिमेंट 4 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और हाइड्रोजन को भी एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हर एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से CH4 कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर बना, तो इससे कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया, और हाइड्रोजन का भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाता है ना। तो दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन के जो चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ओके, तो ये हो गया। फिर आगे इसमें बढ़ते हैं, तो आगे आप देखोगे सो इसमें दिया गया है कि सच बॉन्ड व्हिच आर फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके या गेन करके जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते थे, बट अगर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में, उस बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो पहले हमने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा था, अब हम कोवैलेंट बॉन्ड का यहाँ पे पढ़े हैं। तो कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल बट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर द वीक। तो मान लो 2 मॉलिक्यूल बने हैं, राइट, तो मान लो ये 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना इसमें कोवैलेंट बॉन्ड को यूज करके। तो इंटर मॉलिक्यूल का मतलब मान लो हाइड्रोजन की गैस यहाँ पे भरी हुई है, तो बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे होंगे ना, बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इनके बीच का जो फोर्सेज होता है तो उसी को इंटर मॉलिक्यूलर, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स, ये हाइड्रोजन H2 मतलब ये एक मॉलिक्यूल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जब हाइड्रोजन गैस स्टोर की जाए, तो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेज लगते हैं उस फोर्सेज को हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज बोलते हैं, और वो बहुत वीक होते हैं, राइट। और कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, बट मॉलिक्यूल के अंदर अगर देखें तो H बॉन्ड H, तो ये जो बॉन्डिंग हुई मॉलिक्यूल के अंदर ही जो बॉन्डिंग हो रही है वो तो स्ट्रॉन्ग होगी, बट मॉलिक्यूल के बिटवीन में जो बॉन्डिंग होगी वो वीक होती है, राइट। सो इसीलिए ये लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कारण यही बनते हैं, है ना। जो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होते हैं बिकॉज जो उनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, है ना, इसीलिए बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है उनका। ओके, तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल्स के अंदर ही जो बनेगा, जैसे ये CH4 हो गया, अब CH4 हो गया तो इसमें मॉलिक्यूल के अंदर ही जो बॉन्ड बना है, राइट, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना, 4 कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये बॉन्ड्स जो बने हैं ये तो स्ट्रांग होंगे, बट अब CH4 का एक मॉलिक्यूल मान लो है, CH4 का ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल, तो इन मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेज लगते हैं उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बोलते हैं, और ये फोर्सेज वीक होते हैं, वही यहाँ पे बताना चाह रहा है। ओके, सो ये हो गया। फिर अब दिस कंपाउंड थ्योरी हो गया, सिंस द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन द एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फाउंड, सच कोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ही कंपाउंड बन रहा है, कोई भी मतलब चार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, जैसे कि NaCl के केस में केटायन और एनायन बन रहे थे, बट यहाँ पे कोई भी केटायन और एनायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसीलिए जो कोवैलेंट बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं या कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल कोवैलेंट बॉन्ड का, मतलब जिसमें केवल कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जबकि आयनिक कंपाउंड मतलब जिसमें आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो कोवैलेंट कंपाउंड जब भी हम बोलेंगे मतलब उसमें कोवैलेंट बॉन्ड ही एग्जिस्ट करता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में कोई भी केटायन एनायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया। अब आगे हमारा एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन, इससे रिलेटेड कुछ दिया हो गया, तो इसको हम पढ़ते हैं। सो इसमें आप देखोगे तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, चलो। सो एलोट्रॉप्स क्या होता है वो पहले हम पढ़ते हैं। तो एलोट्रॉप्स एलिमेंट कार्बन अकर्स इन द डिफरेंट फॉर्म इन द नेचर। तो अगर कोई एलिमेंट होता है वो नेचर में एक से अधिक फॉर्म में पाया जाता है, तो उन सारे फॉर्म्स को उस एलिमेंट का एलोट्रॉप्स बोलते हैं, राइट। तो जो कार्बन भी होता है एलिमेंट, कार्बन का जो एलिमेंट होता है वो भी नेचर में बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, तो वो सारे फॉर्म्स को ही हम
कार्बन के एलोट्रॉप्स बोलेंगे, राइट। जब भी कोई एलिमेंट एक से अधिक फॉर्म में नेचर में पाया जाता है और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है, तो उस सारे फॉर्म्स को ही हम उस एलिमेंट का एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो अगर कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे एक एग्जांपल डायमंड दिया गया है और ग्रेफाइट। तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के दोनों जो हैं वो कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं। ओके, सो किसी एलिमेंट के जो क्या कहते हैं, किसी भी एलिमेंट के एलोट्रॉप्स में डिफरेंस क्या होता है, और डिफरेंस उसमें ये होता है कि वो उसमें जो एटम्स का जो बॉन्डिंग होता है वो किस मैनर में होता है, राइट। तो एलोट्रॉप में जैसे कार्बन के ये दोनों डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें तो इसमें कार्बन एटम्स किस तरीके से बॉन्डेड है, ये दोनों चीज़ में ही डिफरेंस है, राइट। तो बट दोनों के दोनों एलोट्रॉप्स जो हैं या दोनों के दोनों चीज़ें जो हैं वो कार्बन एटम से ही मिलकर बनती हैं और उनकी पर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो अलग होती हैं, राइट। तो ये एलोट्रॉप हो गया। So in diamond each carbon atom is bonded to the 4 other carbon atoms forming a rigid 3-dimensional structure। तो एक rigid 3D स्ट्रक्चर डायमंड के केस में बनता है, जबकि ग्रेफाइट के केस में क्या होता है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू द 3 अदर कार्बन एटम। तो यहाँ डायमंड के केस में एक कार्बन एटम्स अदर 4 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता था और एक रिजिड 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जबकि इसमें जो है ग्रेफाइट के केस में एक कार्बन एटम जो है वो अदर 3 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डिंग करता है और वो एक ही प्लेन में रहता है। तो एक ही प्लेन में होने का मतलब वो हेक्सागोनल एरे का फॉर्मेशन होता है, मतलब यहाँ पे 2D स्ट्रक्चर एक तरीके से देता है, राइट। सो ये हो गया। तो डायमंड में 3D स्ट्रक्चर बनता है और इसमें 2D स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के केस में बनता है। सो ये हो गया गिविंग हेक्सागोनल एरे। तो यहाँ पे हेक्सागोनल एरे जो ऐसा है और 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो ये हो गया। ओके, ये हो गया। सो वन ऑफ दीज बॉन्ड इज अ डबल बॉन्ड एंड दस द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाइड। तो ग्रेफाइट के केस में एक बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड बनता है, जबकि डायमंड के केस में सब सिंगल बॉन्ड शायद बनते हैं। हाँ, चूंकि एक कार्बन 4 कार्बन के साथ कर रहा है तो वो क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, राइट। क्योंकि एक कार्बन एटम ये है तो इसकी 4 ही तो वैलेंसी है, तो यहाँ पे एक कार्बन इधर अटैच हो गया, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, तो सब सिंगल बॉन्ड ही बनेंगे। जबकि ग्रेफाइट के केस में मतलब 3 कार्बन एटम से अटैच होता है, तो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, इधर कार्बन इधर। तो एक कार्बन एटम अगर 3 से ही अटैच हो रहा है तो इसको एक कार्बन एटम्स के साथ या तो इधर या तो इधर, एक या तो इधर डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि इधर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो 2 इधर से मिल गए और एक इधर से मिल गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन तभी कंप्लीट हो पाएंगे, राइट। तो वो ग्रेफाइट के केस में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फाउंड बाय द हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड इन द लेयर वन अबव अदर। तो जो हेक्सागोनल लेयर बन रहा है ग्रेफाइट के केस में, ये सारे लेयर, जैसे ये एक प्लेन हो गया, एक लेयर ये हो गया और एक लेयर ये हो गया, तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर ऐसे स्टैक होकर के ग्रेफाइट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया। तो 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर रिजल्ट इन डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अगर इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है तो एक का 3D स्ट्रक्चर और दूसरे में हमारा 2D स्ट्रक्चर्स की स्टैकिंग से मिलकर बनता है। तो इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से जो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है, राइट। और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी तो मतलब जो एलिमेंट है उस पर डिपेंड करेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो दोनों की सेम है ऐसा बता रहा है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है दोनों की वो डिफरेंट होगी। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंसेज नोन व्हाइल द ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। तो ग्रेफाइट जो होता है वो बहुत ही स्मूथ और स्लिपरी होता है, और जो डायमंड होता है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है, नेचुरली अकरिंग सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो डायमंड होता है। और ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। तो जो हमारे पेंसिल वगैरह होती है, पेंसिल में जो आगे के जो मतलब लीड होती है ना आगे, जिससे लिखते हैं, पेंसिल के अंदर जो मटेरियल रहता है वो ग्रेफाइट्स का ही बना होता है। तो कभी मतलब आप ऐसे मतलब जो घर में सॉकेट वगैरह रहता है तो उसमें पेंसिल घुसा करके और उसका मतलब एक्टिव पोर्शन जो कंडक्टिव पोर्शन है वो मत टच करना, चूँकि वो कंडक्टिव भी होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या है
वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, या फिर एंड अदर नॉन मेटल दैट यू स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर, राइट। तो ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल का ही बना है, बट नॉन मेटल जनरली पुअर कंडक्टिव होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, तो वो यहीं पे बता रहा है। तो डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर कार्बन को, प्योर कार्बन हो, उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हम उसको मतलब सब्जेक्ट करें प्योर कार्बन को, तो हम उससे डायमंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो दिस सिंथेटिक डायमंड आर द स्मॉल बट आर अदरवाइज इंडिस्टिंग्विशेबल बिटवीन द नेचुरल डायमंड। तो जो नेचुरल डायमंड मिलता है और जो हम सिंथेसाइज करेंगे डायमंड्स को, वो दोनों देखने में तो एक ही जैसे, अगर दोनों एक ही साइज के, दोनों मतलब एक सिंथेसाइज किया हुआ और एक नेचुरल जो मिला हुआ है, दोनों को अगर सेम डायमेंशन का है, दोनों को एक साथ रख लें तो आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा सिंथेसाइज्ड हुआ है और कौन सा नेचुरल है। तो वो चीज़ यहाँ पे बता रहा है। और प्योर कार्बन को जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे सब्जेक्ट करते हैं तो उससे ही डायमंड का फॉर्मेशन होता है ना। और इसी तरीके से कार्बन का एक और इलेक्ट्रॉप है फुलरीन। तो फुलरीन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ द कार्बन इलेक्ट्रॉन। तो एक ग्रेफाइट हो गया, एक डायमंड हो गया और एक फुलरीन हो गया। तो फुलरीन में फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C16। तो फर्स्ट फुलरीन्स जो था, फुलरीन्स में मतलब बहुत सारे आ जाएंगे, राइट। तो इसमें कार्बन 16 जो होता है वो C16 विच हैज द कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ द फुटबॉल। तो फुटबॉल के शेप में कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट होता है फुलरीन्स है। तो बहुत सारे फुलरीन्स होते हैं, उसमें से C16 एक फुलरीन्स है, राइट। तो C16 वाला जो फुलरीन का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे ये देखोगे तो ये फुटबॉल के तरीके से ही दिख रहा है, राइट। ये एक फुटबॉल के तरीके से ही दिख रहा है, तो वही यहाँ पे बता रहा है। सो इसमें सिंस द लुक लाइक द जियोडेसिक डोम डिजाइन बाय द US आर्किटेक्ट। एक US आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर। तो बकमिंस्टर फुलर ने एक US में एक आर्किटेक्ट डिजाइन किया था, मतलब एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने कुछ डिजाइन किया था एक जियोडेसिक और डोम। तो ये जो है जो C16 होता है देखने में उसी तरीके से जो जियोडेसिक डोम है उसी तरीके से दिखता है। तो इनके ऑनर में ही इस जो C16 वाला जो मॉलिक्यूल है उसको हम फुलरीन बोलते हैं इनके नाम पे, राइट। इनका नाम फुलर है, तो बकमिंस्टर फुलर के नाम पे ये फुलरीन इसको बोल देते हैं। ओके, सो ये हो गया। फिर आगे हमारा कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, तो वो क्वेश्चन फिर आगे वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो कि लंबी वीडियो हो जाएगी। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट एक्सचेंज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड व्हिच हैज द फार्मूला ऑफ CO2। तो CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो कार्बन में एक कार्बन का आइटम ले लिया तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। उसके बाद ऑक्सीजन का ले लिया तो ऑक्सीजन ये हो गया। ऑक्सीजन में सॉरी कार्बन में तो 4 ही होंगे, राइट। हमने 6 बना दिया, तो एक इधर से हटा दो, एक इधर से हटा दो, ओके। और एक मैंने तो 4 ये हो गया। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये आई हैव ओके, सो ये ऑक्सीजन का एलिमेंट हो गया। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट, जो कि इसका 8 होता है। तो 2 × 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। और दूसरे ऑक्सीजन में यार फिर मैंने बड़ा सा बना दिया। आई विल ओके रेज इट, आई विल जस्ट स्क्रॉल इट समवॉट। और दूसरा ऑक्सीजन ये हो गया। तो ये भी ऑक्सीजन एटम है, तो इसमें भी 6 बन जाएगा। तो ये हो गया, ओके। अब अगर हमें देखोगे तो यहाँ पे CO2 है, राइट। तो 2 ऑक्सीजन का एटम है। तो ऑक्सीजन को अगर देखोगे तो यहाँ पे हमें कार्बन को कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, और इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब ये मान लो इसको हटा देते तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ये शेयर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये इधर से शेयर करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, तो इसके पास अभी कितने हो गए, 4 इधर हो गए और 4 इधर हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के भी हो गए। तो जो CO2 का जो फॉर्मेशन होगा, CO2 में ये डबल बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, राइट। तो ये CO2
गैस का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। What would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of the 8 atoms of the sulfur? तो सल्फर में मतलब ऐसे ऐड करके इस तरीके से सल्फर का मॉलिक्यूल बनता है। तो 8 एटम्स ऑफ द सल्फर आर ज्वाइंट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। तो एक रिंग के फॉर्मेशन होता है सल्फर में। तो सल्फर का देखते हैं, तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है वो देखते हैं। तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है, राइट। तो 16 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इस तरीके से आएगा 2 8 और 6। तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे हिंट दिया है कि जो सल्फर का जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। तो 8 मॉलिक्यूल रहते हैं। तो 8 मॉलिक्यूल अगर होंगे तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मान लो एक सल्फर ये है ना, कैसे रिंग बनती है वो देखते हैं। तो कितने 5 हो गए, फिर 6, फिर 7, है ना। इस तरीके से 8 3 3 6। अच्छा एक और मिस्ड है, तो आई विल ड्रॉ वन मोर हियर। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ओके, तो 3 3 6 2 8, तो 8 मॉलिक्यूल हो गए। अब देखो क्या होता है कि 2 सल्फर यहाँ पे मान लो इतना लेते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि एक सल्फर जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये दूसरा वाला जो सल्फर है उसका भी ऐसे होगा और इधर भी एक सराउंडिंग में एक सल्फर होगा। तो इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इधर 2 2, इधर 1 और इधर 1, इधर 2, इधर 2, इधर 2, इधर 1। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, इधर एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करके। तो ऐसे 8 सल्फर के एटम्स जो हैं वो मिल करके ऐसे S8 सल्फर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, राइट। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये वाला इधर दूसरे सल्फर से, फिर ऐसे उसके आगे दूसरे सल्फर से, फिर ऐसे उसके आगे दूसरे सल्फर से, ऐसे करके एक रिंग का फॉर्मेशन करता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो क्वेश्चंस थे कुछ 1 और 2 ये हमने डिस्कस कर लिया। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है द वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड if you have not subscribed my channel, so please subscribe it and press on the bell icon to get updated on the new videos that are getting uploaded on my channel. okay, so आप बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंडों और दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगर कुछ डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके।